हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। आज हम लोग सेट 4 को देखेंगे और मुझे उम्मीद है प्रीवियस जो सेट आप लोग को प्रोवाइड किए हैं उससे आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट डाला गया है क्वेश्चंस में, उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू और उसके बेसिक फंडामेंटल को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले स्लाइड को देखते हैं। पहला है रिगार्डिंग द रेपो रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए रेपो रेट को लेकर के ही सवाल पूछा जा रहा है और इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट के बारे में दिया रहा है कि पहला है इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और दूसरा है इट्स गिवन टू बैंक्स दैट आर लुकिंग टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। देखिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि ये आरबीआई से एक तरह से देखा जाए जो कमर्शियल बैंक होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेती है, और दूसरा है कि ये यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि इट इज़ गिवन टू बैंक्स डेट दे आर लुकिंग मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, और अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए रेपो रेट से एक तरह से कर्ज लेती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस एक तरह से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानेंगे रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट क्या होता है। दरअसल रेपो रेट, जिसको हम लोग रीपर्चेज ऑप्शन भी बोलते हैं, इसे हम रीपर्चेज ऑप्शंस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि आरबीआई से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कोई भी बैंक अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ध्यान रखना है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख करके जो आप कर्ज ले रहे हैं आरबीआई से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो दिया हुआ है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आपको रेपो रेट कहलाता है। और अभी वर्तमान में रेपो रेट 6.50 है, ये रेपो रेट है। अगर इसमें कुछ हम ऐड करेंगे जैसे 0.25 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये 6.75 हो जाएगा, जो कि बैंक रेट कहलाएगा, बैंक रेट कहलाता है, या हम एमएसएफ का भी रेट 6.75 है। आगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। पिछले सेट में मैंने चर्चा किया था एफआरबीएम को लेकर कि ये बजट से जुड़ा हुआ टूल्स है, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसका मेन मकसद होता है कि जो फाइनेंशियल या कह सकते हैं फिजिकल डिसिप्लिन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन है टू अचीव द फिजिकल डिसिप्लिन, और इस फिजिकल डिसिप्लिन को इस तरह से समझें कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है और दूसरा जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको हम कैसे कंट्रोल करें, यानी ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए ही ये एफआरबीएम टूल्स को यूज किया गया है। इसमें एक टारगेट रखा जाता है जीडीपी ऑफ कितना परसेंट आपको मेंटेन करना है, और इसमें भी आपको होता है कि आपको जीडीपी का कुछ परसेंटेज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपको टू अचीव फिजिकल डिसिप्लिन की बात आ जाएगी, और ये बजट से जुड़ा हुआ टूल्स है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, आरआरबी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आरआरबी एक्ट, ये सही है, आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी एक्ट से जुड़ा हुआ है, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है आरआरबी मैंडेट टू लेंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विद 75% ऑफ ओवरऑल क्रेडिट, ये एक नया चीज आपको जोड़ा गया है। हर बैंक को एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको खर्च करना पड़ेगा, जो मैंडेटरी कह सकते हैं, ये जरूरी है। तो आरआरबी के लिए जो रखा गया है वो आरआरबी के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रखा गया है जिसे हम पीएसएल बोलते हैं, इसके अंदर टोटल 8 सेक्टर आते हैं, तो ये आपको 75% करना है। बाकी जो आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं या फिर प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं उसे आप 40% करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस इंप्लीमेंट होगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शंस इंप्लीमेंट होगा, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे सी ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विथ रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। या मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट को आपको देखना है। तो यहाँ देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बनाई गई है उसमें गवर्नर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं, ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, ये दोनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो एमपीसी है इसके बारे में आपको बेसिक ये जानना है कि एमपीसी 2016 में उर्जित पटेल कमेटी, यानी कि उर्जित पटेल कमेटी का ही रिकमेंडेशन रहा है, और इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
और इसका एक बेसिक टारगेट होता है कि आपको इन्फ्लेशन का एक अभी टारगेट रखा गया कि इन्फ्लेशन को कितने उसका मेजरमेंट कब तक हम कर सकते हैं और उसका क्या एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 4% जो होता है प्लस माइनस जिसको कह सकते हैं 2%, यानी आप 6% से लेकर के 2% तक आपको एक तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। आगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उससे जुड़े हुए रेपो रेट, सीआरआर वगैरह के बारे में भी हम लोग इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यहाँ पर आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला है, इट इज ए यूनिक 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड यूज बाय ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन इन इंडिया, ये सही है। दूसरा है, द आरबीआई असाइन द आईएफएससी कोड और टू द बैंक, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन भी सी हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आईएफएससी के बारे में जानेंगे। आईएफएससी जो कोड होता है, ये जो आप आरटीजीएस जो ट्रांसफर करते हो, जो एनईएफटी ट्रांसफर करते हैं, इसमें आपको आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। और आईएफएससी कोड जो मेंशन होता है आपके चेकबुक पे भी मेंशन होगा और पासबुक पे भी मेंशन होता है। और ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कहने का मतलब हुआ इसमें अल्फाबेटिकल भी होगा और खास करके न्यूमेरिकल नंबर भी होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझिए कि 11 डिजिट में फर्स्ट 4, देन फॉर नेक्स्ट 0 एंड लास्ट 6 नंबर। तो पहला 4 जो होता है वो बैंक नेम होता है जो अल्फाबेटिकल होता है, जैसे SIBN जिसको हम बोल सकते हैं। 0 जो होता है ये रिजर्व कोड होता है, रिजर्व कोड। और लास्ट रिमेनिंग 6 नंबर होता है वो ब्रांच कोड होता है। तो ब्रांच कोड को हम इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर में 5432116 कर सकते हैं। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो SIBN 05432116, ये आपका आईएफएससी कोड होगा जो आपको एक तरह से देखा जाए तो चेकबुक और पासबुक में मेंशन होगा। तो यहाँ ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरआरबी। आरआरबी से जुड़े हुए मैं सवाल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम भी होने वाला है और इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसमें ऑप्शन है, दे वेयर सेटअप द बेसिक्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, एम नरसिम्हन कमेटी का ही रिकमेंडेशन था, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स इज हेल्ड बाय इट्स स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो प्रोपोर्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा अगर एक तरह से देखा जाए इनमें कौन सा सही है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा आरआरबी के प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। आरआरबी में जो 3 स्टेक होल्डर है, तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका स्टेक है 50%। दूसरा स्टेक है आपका देखिए स्पॉन्सर्ड बैंक का है 35%। और तीसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है आपका 15%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो दिया हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें एक ही ऑप्शन काम आएगा कि इसमें जो नरसिम्हन कमेटी का है रिकमेंडेशन है आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। विच बैंक इज कॉल्ड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। मतलब आप एक तरह से समझिए कि किस बैंक को बोला जाता है कि भाई कहीं से भी अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले तो वो बैंक आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक यानी कि इसको हम आरबीआई कह सकते हैं, या ये देश की सबसे बड़ी केंद्रीय बैंक है जिसे लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बोला जाता है। यानी कि किसी भी वित्तीय संस्था को अगर फंड की आवश्यकता हो तो जो फंड है वो आपको आरबीआई से मिल सकता है, इसलिए लैंड ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कौन सा टूल्स है जो मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है। तो आप देखिए पहले आता है, ये पहले देखिए हम सीआरआर आता है, ठीक है, रेपो रेट भी है और बैंक रेट भी है। तो जो ब्लू चिप कंपनी है ये दरअसल ब्लू चिप कंपनी नहीं आता। अब ये ब्लू चिप होता है क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ, ये आपका कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है। यानी वैसी कंपनी ब्लू चिप को हम बोल सकते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग हो, जिसमें कि प्रॉफिट होने की संभावना हो, जो स्टेबल हो और जो लार्ज हो। यानी वैसी कंपनी जो प्रॉफिट हो, स्टेबल हो, लार्ज हो, उसको हम ब्लू चिप, जिसमें रिस्क को कवर करने की ज़्यादा क्षमता हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम ले तो आपका एसबीआई की शेयर जो आती है, रिलायंस हो गया, ठीक हो गया, टाटा हो गया,
इन्फोसिस हो गए, ये सब ब्लू चिप कंपनी के अंदर आती है। तो जो ब्लू चिप कंपनी है वो एक तरह से देखा जाए तो इस शेयर मार्केट के अंदर आता है, बाकी सभी आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो कमेटी बनाई गई थी या कमीशन बनाए थे, हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। ये 1926 में बनाया गया था और इसे हम लोग बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और आपको भी पता है कि आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया और इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच रेट बेस्ड ओवरनाइट मनी नीडेड बाय द बैंक फ्रॉम आरबीआई। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ओवरनाइट और बैंक फ्रॉम आरबीआई, यानी कौन सा इसमें टूल्स है जो ओवरनाइट के लिए बैंकों को एक तरह से उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एमएसएफ हो जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। बाकी जितने भी टर्म्स आते हैं इसमें एक ड्यूरेशन इसमें सभी में एक्सटेंड हो सकता है, जबकि एमएसएफ जो है यानी ये ओवरनाइट के लिए ही एक तरह से फंड अवेलेबल कराती है आरबीआई। और इसमें एक कंडीशन भी लगा हुआ है कि ये एनडीटीएल ऑफ 2% से ज़्यादा आपको कर्ज नहीं दे सकता है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो से, यानी कि जो वर्तमान में रेपो है अभी 6.50, इसमें आप जोड़ दीजिए 0.25, यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.575 होगा। और इक्विवेलेंट जो कह सकते हैं कि एमएसएफ इक्विवेलेंट एक तरह से बैंक रेट के तर्ज पे एक तरह का दोनों का रेट एक तरह से इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हो जाएंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके हम दूसरे वर्ड में बोले तो एमएसएफ को हम लोग इमरजेंसी विंडो भी बोल सकते हैं। इमरजेंसी विंडो यानी ऐसा विंडो जिससे आप ऋण ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं और ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं, और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट्स हो रहे होंगे बैंकिंग फाइनेंस में। आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आरआरबी का एग्ज़ाम, और अभी जो 5th-6th को आपको पीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स 4 to 6 मंथ्स को लेकर के आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे ताकि आपके प्रीवियस जो भी करंट अफेयर्स है उसमें एक तरह से पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाए, और खासकर बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी और विस्तार से आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।